डियर स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर रेडिएशन डिटेक्टर के 19th लेक्चर को अब हम आज कंटिन्यू करेंगे। उसमें जो पार्ट हमारा न्यूट्रॉन डिटेक्टर का चल रहा था, पार्ट 1 हमने कर लिया था। पार्ट 2 आज हम इसको फिनिश करेंगे और ये हमारे यूनिट जो 4 है उसका भी अब ये हम कंप्लीशन हो जाएगा। तो हमने देखा था कि उसमें हम 4 तरह से मेथड से इसको डिटेक्शन कर सकते हैं और इसके अंदर जो सेकंड मेथड था तो वो है रिकॉइल प्रोटॉन मेथड। नाउ रिकॉइल प्रोटॉन मेथड में बेसिकली जो प्रोसेस है वो ये है कि जो भी इंसिडेंट न्यूट्रॉन आएगा बीम के द्वारा उसकी न्यूक्लियर के द्वारा इलास्टिक स्कैटरिंग होगी और ये जो न्यूक्लियर है ये इसके अंदर हाइड्रोजन का टारगेट होगा, तो प्रोटॉन्स अवेलेबल हैं। तो अगर उसकी एनर्जी En है न्यूट्रॉन की और प्रोटॉन की, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन है तो और हैवी है कंपैरेटिवली एक सिंगल न्यूट्रॉन से, क्योंकि हाइड्रोजनस टारगेट है, तो इस केस में अंदर इस स्कैटरिंग के बाद एक रिकॉइल होगा। तो प्रोटॉन की रिकॉइल अगर एनर्जी Ep है तो लैब फ्रेम में हम इसका रिलेशन जो है बहुत वेल नोन है, Ep = En cos स्क्वायर साई, जो साई जो है वो एंगल ऑफ रिकॉइल है और Ep यहाँ पे प्रोटॉन की रिकॉइल एनर्जी। अब क्योंकि रिकॉइलिंग जो प्रोटॉन्स हैं वो मैक्सिमम एनर्जी लेके जाएंगे, क्योंकि हेड ऑन कोलिजन था, तो इसके अंदर Ep मैक्सिमम जो है वो En के बराबर हो सकता है, क्योंकि यहाँ साई की वैल्यू जो है वो 0 फॉर दिस केस होगी। इस केस में क्या होगा कि जो रिकॉइलिंग प्रोटॉन्स हैं उनकी एनर्जी अगर चेंज होती है इस प्रोसेस में तो Ep से Ep + dP तक होगी, और उस केस में उनका जो संख्या है, जो नंबर है वो dNe इतना चेंज होगा, phi n सिग्मा En/En dEn। ये कैलकुलेशन भी कर सकते हैं हम जहाँ पे स्कैटरिंग पढ़ते हैं, ब्राइट विग्नर फार्मूला से पहले जो कैलकुलेशन थी उसके अंदर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे phi जो है वो फ्लक्स है न्यूट्रॉन्स का, n उसकी कितनी प्रोटॉन की संख्या है, डेंसिटी उस टारगेट के अंदर, और सिग्मा En जो है वो क्रॉस सेक्शन होगा NP स्कैटरिंग के लिए। एनर्जी और फ्लक्स जो है इस मेथड से आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं और कितने स्कैटर्ड हुए प्रोटॉन्स उनको भी कर सकते हैं। ना ये जो डिटेक्टर है इसके अंदर किस तरह से बनता है कि ये जो इंसिडेंट बीम है वो एक चैम्बर में, जिसके अंदर एक हाइड्रोजन गैस या पैराफिन, जिसके अंदर हाइड्रोजनस होना चाहिए मटेरियल जो भी हो, तो उसके अंदर वो एंटर करेगा, प्रोटॉन रिकॉइल करेगा और उससे जो, क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल होता है तो उसकी रिकॉइल एनर्जी से हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, क्योंकि टोटल एनर्जी मस्ट रिमेन्स द सेम। तो जो प्रोटॉन का है वो एनर्जी से जो सब्सिक्वेंट कोलिजन से आयनाइजेशन चैम्बर में आयन्स प्रोड्यूस होंगे, आयन पेयर्स, या प्रोपोर्शनल काउंटर में आयन्स प्रोड्यूस होंगे, या क्लाउड चैम्बर में उसकी ट्रैक बनेगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, या एमर्शन प्लेट्स को यूज़ करें या सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स में इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करेगा, उससे हम उसकी एनर्जी का फाइंड आउट कर सकते हैं। इस केस में यदि हम सिंटिलेटर्स को काम में लें, जैसे कि ऑर्गेनिक सिंटिलेटर्स होते हैं, प्लास्टिसिन और ऑर्गेनिक में मैंने 108 आपको बताया था, तो उसके अंदर रिकॉइल प्रोटॉन्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं और उनको फिर हम, क्योंकि चार्ज होते हैं तो वो डिटेक्ट किया जा सकता है। चार्ज पार्टिकल को करना इजी होता है यूजिंग दीज डिटेक्टर्स। तो रिकॉइल प्रोटॉन जो मेथड है वो इसलिए बेटर सूटेड है न्यूट्रॉन डिटेक्शन के लिए, और क्योंकि ये एनर्जी और फ्लक्स दोनों का मेजरमेंट कर सकता है। इसके साथ जो थर्ड प्रोसेस था उसमें था न्यूट्रॉन एक्टिवेशन मेथड। ना इस मेथड में क्या करते हैं कि एक न्यूक्लियर लेते हैं और वो थोड़ा हैवी लेते हैं जिसका मास नंबर ज़्यादा हो। वो थर्मल न्यूट्रॉन्स को, क्योंकि उनका कैप्चर क्रॉस सेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो इजीली कैप्चर करेगा न्यूट्रॉन्स को, और वो रेडिएक्टिव इस तरह मीन्स अनस्टेबल हो जाता है। और अगर आप इसको बर्निंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का जो ग्राफ होता है उसको अगर देखें मास नंबर के साथ, तो आप ये देखेंगे कि लार्ज ए के लिए वैल्यूज़ के लिए इस तरह से होता है। तो जब वो रेडिएक्टिव हो जाएगा तो वो खुद जो है वो डिके कर जाएगा, और इस केस में अंदर एक गामा का मिशन इसके अंदर हो जाएगा। इसकी जो क्रॉस सेक्शन है वो करीब 145 बाउंस होता है, बहुत हाई तो नहीं है बट इट इज़ स्टिल गुड।
तो यहाँ पे 116 जो है इंडियम वो एक, क्योंकि गामा डिकेज जब भी होते हैं, वो मैंने आपको पहले प्रशासन ने भी बताया था जो लीव लेक्चर्स में, कि जनरली गामा जो इमिशन जहाँ होते हैं वहाँ पे वो अनस्टेबल या मेटास्टेबल स्टेट में रहता है, और इसलिए जब भी गामा एमिशन होता है उसके साथ एक बीटा एमिशन ज़रूर हो जाता है। तो यहाँ पे एक बीटा एमिशन होगा जो कि चार्ज पार्टिकल का है, और इसलिए अगर कोई आप फॉइल यूज़ करें जिसके अंदर की n नंबर ऑफ़ एटम्स हो, न्यूट्रॉन फ्लक्स अगर उसका फाई है, तो वो एक डिसइंटीग्रेशन फर्दर करेगा। तो इसलिए जो एक्टिविटी है उसकी, तो उसको हम लिख सकते हैं फाई एन फाई सिग्मा, और सिग्मा प्रोबेबिलिटी जैसे क्रॉस सेक्शन बोल रहे हैं, या एन नंबर कितने आए और फाई कितना फ्लक्स है। तो इस केस के अंदर यदि उसकी हाफ लाइफ जो कि डिके कांस्टेंट से होती है रेगुलेट, तो यदि उसका टाइम इस टी हाफ जो हाफ लाइफ है इंडियम 116 की उससे ज़्यादा है, तो वो एक अच्छी एक्टिविटी डिसइंटीग्रेशन दे देगा हमारे को। तो सफिशिएंट नंबर ऑफ आपको डिसइंटीग्रेटिंग न्यूक्लियाई मिल जाएंगे। और तो इसमें अगर हम डिके रेट मेजर कर लें तो हमारी सैचुरेशन एक्टिविटी रेट फाई को भी फाइंड आउट किया जा सकता है। बहुत सिंपल है, आप जानते हो टी एफ इज़ 0.693 अपॉन लैम्डा, तो यू कैन ईजिली फाइंड इट। एक फोर्थ मेथड है जो टाइम ऑफ फ्लाइट मेथड भी कहता है, या इसको हम टाइम मेथड भी कहते हैं। कई बार टाइम मेजरमेंट्स के थ्रू भी हम मेजरमेंट करते हैं। तो जहाँ भी टाइम होता है, टाइम के साथ आपको ध्यान है कि अगर रेगुलर इंटरवल पे होता है तो 1/t जो है टाइम पीरियड गिव्स यू द फ्रीक्वेंसी। तो इसीलिए यहाँ पे अगर बहुत लार्ज एक रेंज में कुछ वैल्यूज़ आ रही हैं उन टाइम की, तो इसका मतलब वो एक स्पेक्ट्रोस्कोपी को फॉर्म करता है जहाँ पे अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइंस या फ्रीक्वेंसी की लाइंस अवेलेबल हों। तो यहाँ पे ये टाइमिंग की लाइंस हैं, तो यहाँ पे इसको न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक भी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं कि हम जनरली टाइम मेजरमेंट लेते हैं, जो कि एक जैसे न्यूट्रॉन का बंच आ रहा है, बीम आ रही है, तो ये जब एंटर करेगा तो कितना टाइम वो लेगा एक डिस्टेंस को ट्रैवल करने में, और वो फर्दर जाके किसी भी टारगेट में जाके वो अपनी एनर्जी को लूज़ कर जाएगा या पूरी ट्रांसफ़र कर देगा। तो अगर सपोज कीजिए वो लेंथ l है डिस्टेंस, और इसका मास m n है, तो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी रहेगी हाफ mn(v²), और v जो है वो लेंथ अपॉन टाइम होता है। तो इसमें t आप कैलकुलेट कर सकते हो L/2 तो टाइम इंटरवल जो है, जो न्यूट्रॉन के जब पैदा हुआ बस से और जब वो डिटेक्ट हुई पल्स, उन दोनों के बीच के टाइम को ये मेजरमेंट हम कर सकते हैं, और इससे हम एनर्जी भी निकाल सकते हैं। अब वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए एक हमें ध्यान होता है, आपको एक वेलोसिटी सेलेक्टर होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस लगाया जाता है। तो वेलोसिटी सेलेक्टर जो है वो E/B से रेगुलेट होती है वेलोसिटी, तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं और वो डिटरमिन कर सकता है कि कितनी वेलोसिटी से वो जाएगा। तो पहला, इसमें दो मेथड्स हैं जो अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट मेथड है जिसमें कि न्यूट्रॉन रिएक्टर्स में न्यूट्रॉन्स जो हैं कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होंगे, रिएक्टर्स में होते हैं, और उसमें फिर ये क्या करता है कि जब बीम आती है तो उसको ये चॉपर यूज़ करता है। चॉपर से क्या होता है, एक सिलेक्शन होता है, और ये एक बेसिकली रोटेट होता हुआ एक सिस्टम है। कॉलीमेटिंग मतलब एक लाइन में उसको बीम को फॉलो करवाना एक, तो ये जो है एक कॉलीमेटर है, रोटेटिंग कॉलीमेटर। तो ये बीम को तभी पास करेगा जबकि उसकी जो स्लिट है वो उसके पैरेलल होगी, अदरवाइज़ वो उसको कट कर देगा। और ये जब बाहर आएगी तो पल्स ऑफ न्यूट्रॉन के रूप में आएगी, रेगुलर पल्सेस, और उसको डिटेक्टर में हम जैसे नॉर्मल पिछले प्रोसेस में बताया उससे कर सकते हैं, या किसी ऐसे टारगेट में कर सकते हैं रिएक्शन के द्वारा जिसमें कि वो न्यूट्रॉन डिके हो जाए और दूसरे चार्ज पार्टिकल्स या गामा को करे, और फिर हम जो नॉर्मल आयनाइजेशन चैम्बर हैं या प्रोपोर्शनल काउंटर्स हैं या सेंटिलेशन हैं, इनको हम यूज़ कर सकते हैं, सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्लिट होती है चॉपर की, जिस डायग्राम में भी देख लें, तो वो एल्यूमिनियम की यूज़ करते हैं, जबकि सारा जो बाकी मटेरियल है वो कैडमियम का होता है। कैडमियम का क्रॉस सेक्शन बहुत हाई होता है कैप्चर करने के लिए, मीने एब्जॉर्ब कर लेता है वह न्यूट्रॉन्स को, और एल्यूमिनियम मेटेलिक है, कंडक्टिंग है, तो वो अलाउ कर देता है चार्ज पार्टिकल को इंटरेक्ट नहीं करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। तो मेटल्स जो हैं वो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो इंटरेक्ट न्यूट्रॉन से नहीं करते, लेकिन कैडमियम अगर है तो वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो एक फ़ाइन आपको पल्स जो है बीम मिल जाएगी उसके अंदर कॉलीमेटेड।
सेकंड जो मेथड है उसके अंदर क्या करते हैं कि जो न्यूट्रॉन्स को प्रोड्यूस कराने के लिए एक रिएक्शन में करवाते हैं जो कि एक्सेलरेटर के थ्रू होता है। तो एक्सेलरेटर्स इंडिया में भी अवेलेबल हैं, IUAC दिल्ली भी है। तो एक्सेलरेटर बीम में ये एक पल्स बीम मीन्स रेगुलर इंटरवल पे थोड़ा छोटा जाता है नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स को, इससे न्यूक्लियॉन्स जो है वो न्यूट्रॉन्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। और ये जो जब न्यूट्रॉन्स प्रोडक्ट होते हैं और वो टारगेट में जाते हैं तो वो वही जो प्रोसेस पहले भी था, एक पल्स का फॉर्मेशन करते हैं इलेक्ट्रो सिग्नल। और ये जो है हमारे जब पल्स फॉर्मेशन होता है उसको t=0 मान लेते हैं, 0। तो जितना वो टाइम ट्रेवल करेगा न्यूट्रॉन, और जब तक वो मेजरमेंट होगा वो 0 टाइम से इलेक्ट्रॉनिक टाइमर के जब मेजरमेंट तक वो टाइम आपको मेजर हो जाता है। तो इसमें फास्ट न्यूट्रॉन्स को जनरली यूज़ करते हैं और इसमें स्लो न्यूट्रॉन्स भी यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ कंप्लीट्स अवर 4th यूनिट। नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट विद द 5th यूनिट।